हेलो स्टूडेंट्स, O2ICE एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 21 मई को आपका HCS प्रीलिम्स का एग्जाम है। इसके लिए हमने आपके लिए एक नए इनिशिएटिव को शुरू किया है, दैट इज द राउंड अप सीरीज, जिसके अंदर हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर कर रही हैं। ऑलरेडी नेशनल करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जो करंट अफेयर्स हैं वो कवर हो चुके हैं। जिसने नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकता है। इंटरनेशनल रिलेशन का फर्स्ट पार्ट भी कवर हो चुका है। आज हम इंटरनेशनल रिलेशन के कुछ बचे हुए करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी O2ICE एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एक आपको कोर्स मिलेगा, दैट इज HCS 2023 चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। इसके अंदर आपको फ्री रिसोर्सेज करके एक फोल्डर मिल जाएगा, जिसके अंदर सारी की सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा भी आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप प्रीलिम्स के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले करंट अफेयर से, दैट इज रिलेटेड टू I2U2 लीडर्स समिट। सबसे पहले हम I2U2 ग्रुपिंग के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर आपको 4 कंट्रीज देखने को मिलेगी। I2 के अंदर यहाँ पे 2 कंट्रीज हैं, दैट इज इंडिया एंड इजराइल। U2 भी 2 कंट्रीज हैं, दैट इज US एंड UAE। इसके अंदर जो इजराइल और UAE है ये वेस्ट एशिया की 2 कंट्रीज हैं। इस वजह से कई बार हम इस ग्रुपिंग को वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से भी जानते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो ये जो I2U2 आपकी ग्रुपिंग है ये 2021 से बन रही थी, लेकिन उस टाइम पे इसको इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता था। लेकिन फिलहाल के लिए कंट्रीज के ऊपर ही इस ग्रुपिंग का जो नाम है वो रख दिया गया है, दैट इज I2U2। ध्यान देना है, ये जो समिट कंडक्ट करवाई गई थी ये वर्चुअली समिट कंडक्ट करवाई गई थी। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे की हाइलाइट्स आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ग्रुपिंग है ये गुजरात के अंदर जो हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बन रहा है उसके लिए भी सपोर्ट करेगा। इसके अलावा जो UAE है उन्होंने कुछ फंड्स को मोबिलाइज किया है ताकि यहाँ पे फूड पार्क्स वगैरह बनाए जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू नागोर्नो काराबाख रीजन। तो आपने बताना है कि जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी नागोर्नो काराबाख रीजन है ये कौन सी जगह पर लोकेटेड है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज के बारे में, जहां पे ईरान, इराक आपको देखने को मिलेंगे, उसी के ऊपर यहाँ पे 2 कंट्रीज हैं। एक है आपका अर्मेनिया और दूसरा है अजरबैजान। अजरबैजान की अलग अलग टेरिटरीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो जिस टाइम पे सोवियत यूनियन होता था तो उस टाइम पे ये जो एरिया है सारा का सारा सोवियत यूनियन के अंदर लाई करता था। लेकिन जैसे ही 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया तो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज जो हैं ये देखने को मिली। तो यहाँ पे एक रीजन है, दैट इज द नागोर्नो काराबाख रीजन। ये रीजन जो है ये एडमिनिस्टर किया जाता है अजरबैजान से। लेकिन अगर मैं इसकी एथनिसिटी के बारे में बात करूं, अगर मैं बात करूं कि इस रीजन में कौन सी एथनिसिटी के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे आर्मेनियन एथनिसिटी के लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली ये चाहते हैं कि इस रीजन को अजरबैजान एडमिनिस्ट्रेशन से फ्री किया जाए और आर्मेनिया को दिया जाए। इसके अलावा भी आपको यहाँ पे अलग अलग और रीजन्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कई रीजन्स हैं जो कि आर्मेनिया ने ऑक्यूपाई किए हैं और कई रीजन्स जो हैं जो कि अजरबैजान ने ऑक्यूपाई किए हैं। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और बेसिकली दिस इज दी नागोर्नो काराबाख रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ईस्ट इकोनॉमिक फोरम। तो ईस्ट इकोनॉमिक फोरम के बारे में बात करूं तो रिसेंटली 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो है इसको कंडक्ट करवाया गया। ये जो EEF है हर बार रशिया की व्लादिवोस्तोक जो सिटी है इसके अंदर कंडक्ट करवाया जाता है। इस साल का ये 7th एडिशन था, ये आपने याद रखना है। अगर मैं बात करूं कि ये जो ईस्ट इकोनॉमिक फोरम है इसको क्यों कंडक्ट करवाया जाता है, तो रशिया का जो फार ईस्ट वाला रीजन है इसके अंदर आपको बहुत सारे रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे और इन्हीं रिसोर्सेज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस समिट को या फिर इस इकोनॉमिक फोरम को कंडक्ट करवाया जाता है। और बेसिकली यहाँ पे एशिया और पैसिफिक रीजन के अंदर जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। तो यहाँ पर हम बोल देते हैं कि ये सारी की सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन भी दिखाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है वो सबसे पहले कब बना था, तो ये फोरम 2015 में बना था। हर साल
ईस्ट फोरम को व्लादिवोस्तोक रशिया के अंदर इसकी मीटिंग जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू चाबहार डे। तो इंडिया ने सबसे पहली बार जो चाबहार डे है वो 31 जुलाई 2022 को ऑब्जर्व किया है। ये जो डे है वो चाबहार पोर्ट के ऊपर मनाया जाएगा। तो बेसिकली चाबहार पोर्ट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर के साथ जोड़ा जाएगा। इसके अलावा अगर मैं चाबहार पोर्ट के रिगार्डिंग बात करूं तो ईरान के अंदर ये पोर्ट है, 2 प्रोविंसेस के बीच में ये पोर्ट जो है वो लाई करता है। 2 कौन कौन से प्रोविंस हैं, दैट इज सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस। इसके अलावा ये 2 पोर्ट्स को ज्वाइन करता है, कंबाइन करता है, दैट इज शहीद कलंतरी एंड शहीद बेहश्ती पोर्ट। ये दोनों पोर्ट मिलकर बनाते हैं चाबहार पोर्ट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि चाबहार पोर्ट को बनाने के लिए जो एग्रीमेंट है वो 2016 के अंदर साइन किया गया था। तो बेसिकली इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान ने मिलकर इस एग्रीमेंट को साइन किया था, ताकि यहाँ पे चाबहार पोर्ट के थ्रू जो ट्रेड है वो आपकी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं और इवन अफगानिस्तान है वहां तक भी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू कि रिसेंटली 10th इब्सा मीटिंग जो है इसको कंडक्ट करवाया गया था न्यूयॉर्क के अंदर। तो इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज लाई करती हैं या फिर इस ग्रुपिंग के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी। तो इब्सा का मतलब है यहाँ पर इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। तो ये जो आपकी ग्रुपिंग है 2003 के अंदर बनाई गई थी ब्राजीलिया डिक्लेरेशन के द्वारा। ब्राजील के अंदर इस डिक्लेरेशन को साइन किया गया था। इसके अंदर ये तीनों की तीनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं। बेसिकली यहाँ पे साउथ साउथ कोऑपरेशन जो है ये देखने को मिलता है। इसके अलावा जो इब्सा है उसकी अलग अलग आपको इनिशिएटिव्स जो है ये देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल 2005 के अंदर इब्सा बिजनेस फोरम को भी लॉन्च किया गया था, ताकि यहाँ पे ये तीनों की तीनों कंट्रीज बिजनेसेस के अंदर भी कोऑपरेट कर सकें। जैसे कि पॉवर्टी एंड हंगर को एलिविएट करने के लिए यहाँ पे कुछ फंड्स को मोबिलाइज भी किया जाता है। तो आपने इन कंट्रीज का, इस ग्रुपिंग का नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि रिसेंटली यूएन की जो इकोसॉक है इन्होंने 4 बॉडीज बनाई हैं, जिसके अंदर चारों की 4 बॉडीज का मेंबर जो है वो इंडिया बना है। तो इसके रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं कि यूनाइटेड नेशन जो है उसके आपको 6 ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। जैसे कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, इन द सेम वे यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो गया। तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने यहाँ पर 4 बॉडीज बनाई हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, देन इज कमिटी ऑन एनजीओ, देन इज कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, और 4th इज कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। और इन चारों की चारी कमिटी का मेंबर इंडिया बना है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि इंडिया को 3 साल के लिए इकोसोक में भी इलेक्ट किया गया है। 2022, 23 एंड 24 टर्म के लिए इंडिया जो है इकोसोक का मेंबर इलेक्ट किया गया है। इसके अलावा आपको यूनाइटेड नेशन इकोसॉक के अंदर 54 मेंबर कंट्रीज जो हैं ये देखने को मिलेगी। और जैसे कि आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गन के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को हम वर्ल्ड पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ज्यादातर जो मेंबर को इलेक्ट करने की ये सारी चीजें हैं, क्राइटेरिया है, वो यूएनजीए ही फुलफिल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, अगेन जो वर्ल्ड पार्लियामेंट में आपको बता रही हूं, उन्होंने यूएनएचआरसी में से एक कंट्री को सस्पेंड किया है। तो कौन सी कंट्री है? दैट इज रशिया। बात कर लेते हैं यूएनएचआरसी के बारे में। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन के अंदर आपको और भी बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये देखने को मिलेगी, और भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस और ग्रुपिंग्स आपको देखने को मिलेगी। जैसे मैंने आपको यूनेस्को के बारे में बताया था, इन द सेम वे आपको यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल भी इसी के अंदर देखने को मिलेगा। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जो हेडक्वार्टर्स है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसको 2006 में बनाया गया था, और बेसिकली जो भी ह्यूमन राइट से रिगार्डिंग जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसको हर एक कंट्री फॉलो करे, और यहाँ पे ह्यूमन वायलेंस जो है वो ना देखने को मिले। तो इसी के रिगार्डिंग इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। हालांकि जितने भी डिसीजंस ये लेती है वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते कंट्रीज के ऊपर। ऐसे तो यूनाइटेड नेशन के जो ऑर्गन्स हैं उनको 1945 में यूएन चार्टर के द्वारा बनाया गया था, लेकिन जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बाद में ऐड होती गई, जैसे कि आपका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है वो 1948 के अंदर इसके अंदर ऐड हुई थी। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है इसके अंदर अलग अलग रीजन्स जो हैं,
इसके अंदर अलग अलग कंट्रीज लाई करती हैं। सबसे पहले इन रीजन्स के अंदर जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे को नॉमिनेट करती हैं। नॉमिनेशन के बाद इनको दोबारा से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा इलेक्ट किया जाता है। 3 सालों के लिए इलेक्ट किया जाता है। अगर मैं बात करूं इंडिया के बारे में तो 2022, 23 एंड 24 तक के लिए इंडिया को इसमें भी इलेक्ट किया गया है। दोबारा से 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स जो हैं ये सर्व कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद इनकी री इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकती। तो आई होप आपको यहां तक UNHRC के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू 17th G20 समिट। तो बेसिकली G20 समिट बहुत ज्यादा न्यूज में चल रही है, वो इसीलिए क्योंकि 2023 के लिए जो G20 की प्रेसिडेंटशिप है वो इंडिया के पास आई है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपने इसको याद रखना है। फिर अगर मैं बात करूं कि G20 समिट की जो 17th एडिशन हुई थी उसमें वो बेसिकली इंडोनेशिया के बाली वाले रीजन में कंडक्ट करवाई गई थी और वहां पर एक बाली डिक्लेरेशन जो है इसको साइन किया गया था। तो 2022 के अंदर 17th समिट में जो इनकी थीम थी दैट वाज रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, वेयर एज जो 18th समिट होगी G20 की वो इंडिया के अंदर कंडक्ट करवाई जाएगी और इवन जो प्रेसिडेंटशिप है वो इंडोनेशिया से इंडिया के पास आ गई है। और यहाँ पे इंडिया ने क्योंकि प्रेसिडेंटशिप को एज्यूम कर लिया है तो यहाँ पे इंडिया ने अपनी भी अलग थीम रखी है। आपने इस थीम को अच्छे से याद रखना है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं पेपर में पूछने के। दैट इज वासुदेव कुटुंबकम, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। यहाँ पे G20 जो है वो हमारे इंडियन फ्लैग के कलर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे अर्थ और नीचे लोटस जो है ये देखने को मिलेगा। तो ये अच्छे से आपने इसकी जो थीम है, इसका जो लोगो है वो याद करके जाना है। इसके अलावा इस थीम को इसलिए भी रखा गया है क्योंकि यहाँ पे जो हमारी इन्वायरमेंट समिट होती है इसके अंदर एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था, दैट इज लाइफ के अंदर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो बात करते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं हम ऐसी चीजों को यूज करें जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। तो इस तरीके से हमारी जितनी भी नीड्स हैं वो इन्वायरमेंट सस्टेनेबल हो जाएंगी। कुछ और G20 के रिगार्डिंग अगर मैं इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करूं तो आपने अच्छे से G20 के अंदर जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको याद करके जाना है। यहाँ पे आपको US हो गया, देन इज कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, सऊदी अरब हो गया, टर्की हो गया, रशिया, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, देन इज साउथ कोरिया, जापान, देन इज आपको फिलीपींस भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज में आपको जर्मनी, इटली, फ्रांस देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपने टोटल G20 मेंबर्स को अच्छे से याद करके जाना है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में है तो आपको ट्रॉयका के रिगार्डिंग पूछ लिया जाएगा। ट्रॉयका बेसिकली है कि 3 ऐसी जो आपके ईयर्स हैं जिसमें प्रेसिडेंटशिप जो है अलग अलग कंट्रीज के पास रही है। फॉर एग्जाम्पल 2022 में इंडोनेशिया के पास थी, 23 में इंडिया के पास आई है और इसके बाद 2024 में ब्राजील के पास जाएगी। तो इन तीनों कंट्रीज को हम ट्रॉयका के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जिस भी कंट्री के पास G20 की प्रेसिडेंटशिप आती है उनके जो भी हर एक चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं उनको हम शेरपास के नाम से जानते हैं। तो ये G20 के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगेन मैं आपको बार बार बता रही हूं कि G20 की आपने हर एक चीज को अच्छे से याद करके जाना है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन पूछने के। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू क्वाड समिट 2022। तो क्वाड समिट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे बेसिकली 4 कंट्रीज जो हैं ये इन 4 कंट्रीज की ग्रुपिंग है, तो जिसको हम क्वाड्रिलेटरल भी बोल देते हैं। अगेन इन चारों की 4 कंट्रीज के रिगार्डिंग बात करूं तो यहाँ पे US, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो 4th क्वाड समिट जो है ये टोक्यो के अंदर ऑर्गेनाइज करवाई गई। इससे पहले जो 3 समिट हुई थी वो सारी की सारी वर्चुअली कंडक्ट करवाई गई थी। इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो 5th क्वाड समिट है वो ऑस्ट्रेलिया ऑर्गेनाइज करवाएगा इसको। और क्वाड के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी इसको हम बोल देते हैं। 2007 में सबसे पहले बना था, लेकिन बीच में इन चारों कंट्रीज में से कई बार जो ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने क्विट कर दिया, दोबारा से ज्वाइन कर लिया और अल्टीमेटली 2017 तक आते आते इस ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइव कर लिया गया। और बेसिकली ये इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर बहुत ज्यादा एक तरह से ध्यान रखती है, तो कई बार चाइना भी इसके रिगार्डिंग अपने कंसर्न्स जो है उसको एक्सप्रेस करता है। लेकिन आपने ध्यान देना है कि ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है। ये चारों की चार जो कंट्रीज हैं एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक और मिलिट्री टाइज को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने वाली हैं। और इवन आपको यहाँ पे
मालाबार एक्सरसाइजेस वगैरह भी देखने को मिलेगी इन कंट्रीज की। तो बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन को इंक्लूसिव बनाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसेंटली एससीओ की 22nd मीटिंग जो है इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था। अगेन उज्बेकिस्तान समरकंद के अंदर इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया और यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेक्लेरेशन को साइन किया गया जिसको हम समरकंद डेक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली ये जो कंट्रीज हैं एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है सबसे पहले 1995 में इसको बनाया गया था, लेकिन उस टाइम पे इसको शंघाई 5 के नाम से जानते थे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे 5 कंट्रीज जो हैं इन्होंने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था, लेकिन 2001 के आते आते यहाँ पे उज्बेकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया, तो इसका नाम शंघाई 5 से हो गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगेन 2017 के अंदर यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान ने भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया और 2021 के आते तक ईरान ने भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया। कई बार आपको ईरान जो है वो देखने को मिलेगा कि इसने ज्वाइन नहीं किया, इसने ज्वाइन कर लिया है। तो अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि ईरान जो है वो एससीओ का मेंबर बन चुका है। बाकी आपको ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं है कि ये कितने ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, कितनी ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू नाटो समिट। तो रिसेंटली जो नाटो समिट है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट है वो मैड्रिड स्पेन के अंदर कंडक्ट करवाई गई। तो अगर मैं नाटो के रिगार्डिंग बात करूं तो बेसिकली ये कुछ कंट्रीज जो हैं उनका अलायंस है, बेसिकली मिलिट्री अलायंस भी हम इसको बोल देते हैं कई बार, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री के ऊपर कोई भी ऐसे सिक्योरिटी वाइज इश्यूज आएंगे तो बाकी की जो कंट्रीज है वो उस कंट्री का साथ देगी। जैसे कि अभी रिसेंटली यूक्रेन के ऊपर कुछ इश्यूज आए हैं, तो इस वजह से सारी की सारी कंट्रीज जो है वो यूक्रेन का साथ देने की बात कर रही है। तो रिसेंटली नाटो इसलिए भी न्यूज में है क्योंकि नाटो की जो मेंबरशिप है वो फिनलैंड और स्वीडन को इनवाइट किया गया है। हालांकि स्वीडन ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन अभी फिनलैंड जो है रिसेंटली 3 अप्रैल 2023 को फिनलैंड ने इसको ज्वाइन कर लिया है। तो फिनलैंड ने इसका जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उसको साइन कर दिया है। तो नाटो के रिगार्डिंग कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है। अभी तक के नाटो के आपको 31 मेंबर्स देखने को मिलेंगे। 31 जो है वो फिनलैंड ने ज्वाइन किया है। 30th मेंबर जो है वो यहाँ पे नॉर्थ मैसिडोनिया ने इसको ज्वाइन किया था। इसके अलावा ये मैंने आपको बता ही दिया, ट्रांस अटलांटिक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है। ट्रांस अटलांटिक इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि जो आपका अटलांटिक ओशन है इसके आपके राइट वाली तरफ और आपके लेफ्ट वाली तरफ, दैट मीन्स ईस्ट और वेस्ट वाली तरफ जो कंट्रीज हैं, जैसे कि यूएस ने भी इसको ज्वाइन किया है और यूरोपियन की बहुत सारी कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया है, तो इस वजह से इसका ऐसा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू 14th ब्रिक्स समिट जो है रिसेंटली चाइना बीजिंग के अंदर कंडक्ट करवाई गई थी और यहाँ पे इन्होंने एक पर्टिकुलर थीम रखा था, दैट इज फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। आपको थोड़ी सी थीम जो है उसको एक बार ध्यान रखना है, एज सच आप पूरी थीम जो है उसको याद नहीं कर सकते। ब्रिक्स के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको अलग अलग कंट्रीज देखने को मिलेगी, जैसे कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव रहते हैं। अगेन ये पांचों की पांच जो कंट्रीज हैं वो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं और ज्यादातर साउथ वाले रीजन में लाई करती है, तो इस वजह से इन्होंने एक दूसरे के साथ अलायंस बनाया है। इसके अलावा ब्रिक्स की कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि 2012 में न्यू डेवलपमेंट बैंक को भी बनाया गया था। यहाँ पे 6th ब्रिक्स समिट हुई थी ब्राजील फोर्टालाजा के अंदर, जिसके अंदर न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि इंटरपोल की 90th मीटिंग जो है वो कहां पर कंडक्ट करवाई गई, तो न्यू दिल्ली के अंदर कंडक्ट करवाई गई और यहाँ पे फर्स्ट एवर पुलिस मेटावर्स जो है इसको लॉन्च किया गया। मेटावर्स के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो बेसिकली मेटावर्स ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी को कंबाइन करता है। इंटरपोल के रिगार्डिंग कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो लियोन फ्रांस के अंदर सिचुएटेड है। 1923 के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। इंटरपोल की आपने फुल फॉर्म याद रखनी है, दैट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो इंटरपोल है अलग अलग नोटिस को भी जारी करती है, जैसे कि रेड नोटिस हो गया, येलो नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस। तो एज सच आपने सारे के सारे जो नोटिस हैं इनको याद नहीं रखना, लेकिन आपको रेड नोटिस के बारे में पता होना चाहिए कि अगर किसी भी पर्सन के रिगार्डिंग यहाँ पे रेड नोटिस को लॉन्च कर दिया जाए, इशू कर दिया जाए, तो दैट मीन्स वो पर्सन जो है वो इंटरपोल द्वारा वांटेड है।
इसके अलावा 195 मेंबर कंट्रीज जो हैं आपको देखने को मिलेगी, और इंटरपोल ने और भी बहुत सारे अलग अलग काम किए हैं जिसके रिगार्डिंग आपको ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है। जो कि रीसेंट न्यूज में चल रहा है वो आप याद कर लेंगे तो ठीक रहेगा। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक जो करंट अफेयर्स हैं उसके रिगार्डिंग समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।